नमस्कार। इस लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वैद्युत अपघटन के उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं आज का अपना टॉपिक वैद्युत अपघटन के उत्पाद। वैद्युत अपघटन के उत्पाद। इससे पहले हमने वैद्युत अपघटन सेल, वैद्युत अपघटन और फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम के बारे में पढ़ लिया है। यदि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पिछले लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि पिछले लेक्चर इस टॉपिक से रिलेटेड है। और अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये टॉपिक समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। देखो, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। और वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका आयनों में वियोजन वैद्युत अपघटन कहलाता है। ये आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों पर जाकर और ऑक्सीकरण अपचयन जैसी क्रिया द्वारा अणु में बदलते हैं। ये होती है वैद्युत अपघटन की बात। आज हम बात करेंगे कि जब वैद्युत अपघटन होता है तो बनने वाले उत्पाद किस प्रकार चेंज होते हैं। यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वैद्युत अपघटन के उत्पाद अपघटित होने वाले वैद्युत अपघट्य की अवस्था, यानी वो विलयन अवस्था में है या गलित अवस्था में। सेकंड, प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जो इलेक्ट्रोड हम काम में ले रहे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। निष्क्रिय इलेक्ट्रोड जैसे प्लेटिनम और गोल्ड इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम और गोल्ड इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन ये केवल इलेक्ट्रॉनों के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा सक्रिय इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो निष्क्रिय इलेक्ट्रोड जो अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, सक्रिय इलेक्ट्रोड जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो दोनों ही अवस्थाओं में यदि आप निष्क्रिय इलेक्ट्रोड लेंगे तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, सक्रिय इलेक्ट्रोड लोगे तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। तो यहाँ पर इसी चीज को मैं मेंशन कर रहा हूँ कि जो वैद्युत अपघटन के उत्पाद है, वैद्युत अपघटन के उत्पाद जो हमें वैद्युत अपघटन की क्रिया से मिलते हैं, ये जो हम वैद्युत अपघट्य ले रहे हैं, यानी जो अपघटित हो रहा है, अपघटित होने वाले पदार्थ की अवस्था, यानी वो ठोस अवस्था में है, विलयन में है या गलित में है, वह जो इलेक्ट्रोड हम यूज ले रहे हैं, प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रोडों में जो निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं, निष्क्रिय बोल लो या अक्रिय बोल लो, अक्रिय इलेक्ट्रोड फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम या गोल्ड इलेक्ट्रोड, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो क्या करेंगे, केवल इलेक्ट्रॉन के स्रोत का कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या देना, इलेक्ट्रॉन के स्रोत का
कार्य करते हैं, जबकि एक्टिव इलेक्ट्रोड है यानी सक्रिय इलेक्ट्रोड वो अभिक्रिया में भाग लेंगे। अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसीलिए यदि आप सक्रिय इलेक्ट्रोड लेंगे तो उत्पाद अलग बनेगा, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड लेंगे तो उत्पाद अलग बनेगा। अतः दोनों अवस्थाओं में यानी आप सक्रिय इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हैं या निष्क्रिय, आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कुचालक पदार्थ जैसे कांच का बना एक पात्र होता है जिसको हम विद्युत अपघटनी टैंक कहते हैं। जिस पदार्थ का विद्युत अपघटन करवाना होता है इसको हम विद्युत अपघटनी टैंक में रख लेते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड सामान्यतः धातु के दूसरे होते हैं। ऋणावेशित इलेक्ट्रोड को कैथोड और धनावेशित इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं। इनको बाह्य स्रोत से जोड़ देते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो आयन है ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाते हैं। जैसे ऋणावेश है तो एनोड पर जाएगा, धनावेश है तो कैथोड पर जाएगा और वह ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया द्वारा अणु में परिवर्तित हो सकते हैं। अब हम इसको अलग अलग एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार अवस्था चेंज होने पर, इलेक्ट्रोड चेंज होने पर पदार्थ चेंज होंगे। तो नंबर 1 किसमें ले रहे हैं वो है गलित NaCl प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर, यानी जो इलेक्ट्रोड हम काम में ले रहे हैं वो कौन किसके हैं, प्लेटिनम पर अपघटन। तो यहाँ पर हम विद्युत अपघटन के रूप में ले रहे हैं गलित NaCl और इलेक्ट्रोड ले रहे हैं प्लेटिनम के। तो क्या होगा, यहाँ पर NaCl के विलीन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर दो ही प्रकार का आयन होंगे। ये NaCl विलीन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक तो आएगा Na+, एक आएगा Cl-, दो ही आयन है, वो तो आयन नहीं है। अब ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जाएंगे, जैसे एनोड धनावेशित होता है, यहाँ पर आएगा ऋणावेशित क्लोराइड। एनोड में क्या होता है, एनोड पर अपचयन होता है, ऑक्सीकरण। तो ये क्लोराइड Cl के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cl दे देगा, ये अकेला नहीं देगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको दो से बना देंगे। फिर दूसरी रिएक्शन होगी कैथोड पर। कैथोड ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है, यहाँ धनावेशित आयन आएंगे Na+। कैथोड पर अपचयन होता है, Na+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कौन सी धातु दे देगा, सोडियम धातु। तो यहाँ पर हमें गलित NaCl के विद्युत अपघटन से एनोड पर मिलेगी क्लोरीन गैस और कैथोड पर हमें प्राप्त होगा सोडियम का। सिंपल। सेकेंड इसमें हम ले रहे हैं एग्जांपल, वो है जलीय NaCl का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अपघटन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के हैं, लेकिन अपघटित होने वाले पदार्थ की हम अवस्था चेंज कर रहे हैं। यहाँ गलित अवस्था में था, यहाँ जलीय है, यानी NaCl को पानी में घोला गया है। तो यहाँ पर जब NaCl का विद्युत अपघटन होगा
तो हमें मिलेगी एक तो Na+ और साथ में मिलेगा Cl-, और साथ में जलीय विलयन है तो जल भी एक दुर्बल विद्युत अल्पके है, इसका भी अपघटन होगा तो ये देगा H+ और साथ में देगा OH-। अब यहाँ पर दो ऋणावेश है, दो धनावेश है, तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीकरण और अपचयन में कंपटीशन होगा कि किसका ऑक्सीकरण होगा किसका अपचयन होगा। तो सबसे पहले हम जैसे बात कर लेते हैं एनोड। ये धनावेशित होता है और यहाँ हमेशा क्या होता है ऑक्सीकरण। तो धनावेशित इलेक्ट्रोड पर ऋणावेशित आयन आएंगे क्लोराइड और OH-, दोनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोराइड Cl-। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोरीन बना लेगा। संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको Cl को कर देते हैं आधा ग्राम, या फिर वो तरीका इसको भी 2 से गुणा करो, इसको भी 2 से गुणा करो, यानी आधा क्लोरीन कणु हमें मिलता है। एक तो ये रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है अपने OH हाइड्रोक्साइड आयन जो है इनका ऑक्सीकरण होगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीकरण होकर देंगे ऑक्सीजन गैस प्लस H+ और साथ में इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे 2 से गुणा और इसको कर लेंगे 2 से, और इलेक्ट्रॉन कितने कर लेंगे, यहाँ -2 है +2 है ना, तो इधर भी -2 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कर लेंगे 4। अब देखो एनोड पर उस अभिक्रिया को वरीयता दी जाती है जिसका मानक अपचयन विभव कम हो, क्योंकि जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है उसी का ऑक्सीकरण होता है। इसीलिए यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये हाइड्रोक्साइड आयन वाली अभिक्रिया है, इसका मानक अपचयन विभव कम होता है, और क्लोरीन का मानक अपचयन विभव एनोड रिडक्शन ये क्या होता है अधिक। तो एनोड पर उस अभिक्रिया को वरीयता दी जाती है जिसका मानक अपचयन विभव क्या होता है कम। तो इस अभिक्रिया को वरीयता दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का ओवर वोल्टेज हो जाता है, इसी कारण क्लोरीन वाली अभिक्रिया को वरीयता दी जाती है। तो यहाँ पर देखो ये रिएक्शन ऐसी नहीं है, हाइड्रोक्साइड आयन हमें कहां से प्राप्त होते हैं, जल से। तो जल से प्राप्त होंगे तो H2O जो जल है ये डूब कर देता है H+ और साथ में क्या देता है हाइड्रोक्साइड आयन। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें हाइड्रोक्साइड वाली अभिक्रिया प्राप्त होगी। 2OH से 2OH कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे 2 जल के अणु, साथ में ऑक्सीजन गैस प्लस 2 और 2 4H+, 4 क्या मिलेंगे, ये हाइड्रोक्साइड आयन की एनोड में होने वाली संपूर्ण अभिक्रिया है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं एनोड पर कम मानक अपचयन विभव वाली अभिक्रिया को वरीयता दी जाती है। लेकिन ओवर वोल्टेज के कारण हम यहाँ पर इस रिएक्शन को वरीयता देंगे। सेकेंड रिएक्शन होगी कैथोड पर, कैथोड होता है ऋणावेशित और यहाँ पर क्या होता है अपचय। तो यहाँ पर भी 2 आयन आएंगे, धनावेशित आयन आएंगे, जैसे सोडियम। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सोडियम धातु में अपचय हो जाएगा, फिर सोडियम रिएक्शन होगी। दूसरे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो H+ है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस दे देगा। बैलेंस करने के लिए हम इसको आधे से गुणा। अब ये H+ का सोर्स क्या है, वाटर है। तो जल जो है वो ब्रेक डाउन होकर देता है H+ और साथ में क्या देता है OH-। दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें ओवरऑल रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी।
H प्लस से H प्लस कैंसिल आउट, बचा H2O वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर दे रहे हैं आधा अणु हाइड्रोजन गैस का और साथ में दे रहे हैं हाइड्रोक्साइड आर। ये रिएक्शन। अब यहाँ पर कैथोड पर उस अभिक्रिया को वरीयता दी जाती है जिसका मानक अपचय विभव अधिक होता है। तो मैं इसी को यहाँ मेंशन कर देता हूँ, सॉरी अधिक, कैथोड पर अधिक मानक अपचय विभव यानी ई डॉट रिडक्शन वाली अभिक्रिया को वरीयता दी जाती है। तो यहाँ पर Na का मानक अपचय विभव नेगेटिव होता है, जबकि हाइड्रोजन का मानक अपचय विभव 0 होता है। इसीलिए यहाँ पर इस अभिक्रिया को वरीयता दी जाएगी। तो हम NaCl का अपघटन एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिख लेते हैं कि ये रिएक्शन होगी, और फिर जोड़ के बता देंगे कि जलीय NaCl के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होगा। तो एक तो देखो ये है NaCl, इस समय प्राप्त हो रहा है Na प्लस प्लस Cl माइनस। एनोड पर ये अभिक्रिया होगी क्लोरीन वाली, तो Cl माइनस ये दे रहा है हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। फिर कैथोड पर हाइड्रोजन वाली, ये H2O प्लस इलेक्ट्रॉन ये लेके दे रहे हैं हाफ H2 प्लस OH माइनस। इन तीनों को जोड़ दो, आपको मिल जाएगा जलीय NaCl के विद्युत अपघटन से बनने वाले कुछ बात। तो देखो यहाँ पर Cl माइनस से Cl माइनस क्लोराइड से क्लोराइड कैंसिल, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहाँ बचा NaCl, तो NaCl प्लस यहाँ बचा H2, ये मिलकर दे रहे हैं Na प्लस OH माइनस यानी NaOH क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं कि जब हम गलित NaCl ले रहे हैं तो एनोड में क्लोरीन, कैथोड में सोडियम धातु प्राप्त हो रही है। जब हम जलीय NaCl ले रहे हैं तो हमें एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और साथ में हमें क्या मिल रहा है NaOH। तो यहाँ 3 प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और साथ में कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो आप देख सकते हैं कि हमने विद्युत अपघटन की अवस्था को चेंज किया है, यहाँ गलित था और यहाँ हमने जलीय लिया। तो दोनों अवस्थाओं में जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग हमें मिले हैं। बोर्ड को थोड़ा इरेज करते हैं। नंबर 3rd एग्जाम्पल लेते हैं और वो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन। अब हम अलग अलग इलेक्ट्रोड लेकर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड की प्रकृति चेंज होने पर क्या प्रोडक्ट चेंज होगा। तो विद्युत अपघटन के रूप में कॉपर सल्फेट लिया है, इलेक्ट्रोड लिए हैं प्लेटिनम, निष्क्रिय है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट जब ब्रेक डाउन होगा तो देगा Cu+2 और सल्फेट आए। अब ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, ये इसका कैसा विलयन है, जलीय विलयन, ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन है तो सोल्ट तो हम ले नहीं सकते हैं, उसको हमने पानी में घोला है, आधी बात ध्यान में। तो साथ में क्या होगा, वाटर भी होगा, ये देगा H प्लस और साथ में देगा OH माइनस। अब रिएक्शन होगी एनोड पर, या आप चाहें तो पहले कैथोड की बात कर लेते हैं। तो कैथोड पर एक रिएक्शन होगी कॉपर की, कॉपर +2 आएगी कैथोड पर आएगी, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव आएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और कॉपर धातु में अवच्छेद हो जाएंगे। एक रिएक्शन ये, दूसरे हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की कैथोड पर रिएक्शन ये, जल अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, आज दे रहा है हाइड्रोजन और साथ में क्या दे रहा है OH माइनस। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, हम क्या करते हैं इसको डबल कर लेते हैं, 2 2
ये H2 और ये 2OH माइनस। फिर रिएक्शन होगी एनोड पर, यहां पर देखो कैथोड का जो माध्यम अपचयन वो होता है इनोड रिडक्शन, वो होता है प्लस 0.34 वोल्ट कॉपर का, और इसका कितना होता है 0.0 वोल्ट। तो यहाँ पर इसी रिएक्शन को वैध कर दी जाएगी, क्योंकि कैथोड पर उस अभिक्रिया को वैध कर दी जाती है जिसका मानक अपचयन विभव अधिक है, उसी का अपचयन होगा। तो यहाँ तो कॉपर की होगी। एनोड पर देखो, एनोड पर एक आएगा हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन वाली रिएक्शन है हमने यहाँ देखी थी। अच्छा हाइड्रोक्साइड वाली है, अब ये हाइड्रोक्साइड वाली जो रिएक्शन है इसमें क्या बना था, ऑक्सीजन साथ में क्या बना था H प्लस, और साथ में इसमें क्या बैलेंस करने के लिए दो, ये देखो इलेक्ट्रॉन भी कितने 4, ये हमें किससे मिला जल से H प्लस प्लस OH, तो दो दो और दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है ओवरऑल वो हो रही है दो जल के अणु मिलकर दे रहे हैं ऑक्सीजन, दो और दो 4 H प्लस और 4 एक ये रिएक्शन, और दूसरे सल्फेट आयन वाले रिएक्शन। तो यहाँ सल्फेट आयन जो है ये ऑक्सीजन होकर बनाएंगे H2OH माइनस 2, दो से गुणा कर लेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो यहाँ पर जब H2SO4 की सांद्रता अधिक होती है, या यूं कह लें जब सल्फेट आयनों की अधिक सांद्रता होती है तब ये रिएक्शन, सल्फेट आयन की कम सांद्रता पर हम इस रिएक्शन को वरीयता देते हैं, और सल्फेट आयन की अधिक सांद्रता पर इस रिएक्शन को वरीयता देते हैं। तो देखो दोनों अलग अलग लेते हैं हम, पहले कैथोड वाली लेते हैं Cu प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर बना रहे हैं कॉपर। अब मान लो सल्फेट आयनों की सांद्रता कम है तो ये रिएक्शन होगी, तो 2H2O ये मिलकर दे रहे हैं ऑक्सीजन प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम 2 से गुणा कर लेते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे बचेंगे। कॉपर को 2 से गुणा है तो 2Cu प्लस 2, जल के अणु 2 हैं, ये मिलकर बना रहे हैं 2 कॉपर धातु मेटल, क्योंकि 2 से गुणा है, साथ में ऑक्सीजन और साथ में H प्लस। ये रिएक्शन हो जाएगी जब कॉपर सल्फेट या यूं सल्फेट आयनों की सांद्रता कम हो। जब अधिक हो तब तो क्या होगा, कॉपर प्लस 2 आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर मेटल दे रहे हैं। कम सांद्रता वाली जो हमने ले ली है, अधिक सांद्रता वाली ये ले लेते हैं, 2 सल्फेट आयन मिलकर दे रहे हैं H2 थायोसल्फेट आयन H2OH माइनस 2, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, कॉपर प्लस 2 आयन 2 सल्फेट आयन मिलकर बना रहे हैं कॉपर प्लस थायोसल्फेट आयन H2OH माइनस। तो इस प्रकार जब सल्फेट आयनों की सांद्रता कम हो तो ये रिएक्शन होगी, अधिक हो तो ये रिएक्शन होगी। चार्ज यहाँ पे मिलने से 2 माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4 प्लस के 2 ये माइनस के 2, इस तरफ भी माइनस के 2, और यहाँ देखो 2 गुणा 2 प्लस 4, तो इस तरफ भी क्या है प्लस 4। अब हम नंबर 4 ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहे हैं ओपन इलेक्ट्रॉन। कॉपर सल्फेट का वैल्यू, अब ये कंडीशन हमने चेंज कर ली, यहाँ हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया, यहाँ लिया कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड सक्रिय इलेक्ट्रोड होता है,
ये अभिक्रिया में भाग लेता है। तो कॉपर सल्फेट के विद्युत अपघट्य के विलयन में हमने जो इलेक्ट्रोड डुबा के रखे हैं वो कॉपर के हैं और ये अभिक्रिया में भाग लेगा। ये विद्युत अपघटन में जो उत्पाद बनेंगे वो मैंने आपको विद्युत अपघटन सेल और विद्युत अपघटन वाले जो टॉपिक है उसमें ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। इस अभिक्रिया का उपयोग अशुद्ध कॉपर से शुद्ध कॉपर प्राप्त करने में किया जाता है। इसमें अशुद्ध कॉपर का एनोड बनाया जाता है और शुद्ध कॉपर का कैथोड बनाया जाता है। तो रिएक्शन क्या होगी, जो अशुद्ध कॉपर का एनोड है इसमें से जो कॉपर मेटल है, शुद्ध कॉपर मेटल, वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर +2 आएंगे देंगे। ये कॉपर +2 आयन विलयन में रहेंगे। विलयन में उपस्थित कॉपर +2 आयन कैथोड पर जाएंगे। तो जो शुद्ध कॉपर +2 के आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे कैथोड पर और कॉपर धातु में बदल जाएंगे। ये जो हमें कॉपर धातु प्राप्त होती है ये कैसे होती है, शुद्ध। तो अशुद्ध कॉपर का आपने एनोड बनाया। तो अशुद्ध कॉपर में से जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर आयनों में टूट रहा है। यानी जो ये कॉपर आयन है, जैसे मान लीजिए आपके कॉपर की इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है, तो एनोड से कॉपर +2 के रूप में विलयन में खुलेगा। ये कॉपर +2 जो आयन है ये कैथोड पर जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके शुद्ध कॉपर धातु में निक्षेपित हो जाएंगे। तो जो कॉपर धातु है वो धीरे धीरे कैथोड के चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगी, कैथोड की मोटाई बढ़ जाएगी, जबकि जो एनोड है जहां से कॉपर गुजर रहा है धीरे धीरे इसकी मोटाई कम हो जाएगी और अशुद्धियां जो है वो एनोड के नीचे पात्र की तली में एकत्रित हो जाएगी। तो यदि हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लें और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन करें तो हमें एनोड पर कैथोड पर कॉपर धातु, जबकि एनोड पर हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है जब सल्फेट आयनों की सांद्रता कम हो, और यदि सांद्रता अधिक हो तो हमें कैथोड पर कॉपर धातु, जबकि एनोड पर हमें क्या मिलेंगे, थायोसल्फेट आयन। और वही अगर हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की जगह कॉपर इलेक्ट्रोड काम में लें तो ये सक्रिय इलेक्ट्रोड है, अभिक्रिया में भाग लेंगे। एनोड पर हमें मिलेंगे कॉपर आयन और कैथोड पर क्या मिलेगा, शुद्ध कॉपर धातु। तो यहाँ पर अपने विद्युत अपघटन के उत्पाद वाला टॉपिक समाप्त होता है। विद्युत अपघटन के उत्पाद अपघटित होने वाले पदार्थ की अवस्था और इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जैसे यदि हम गलित NaCl लें तो हमें एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है। गलित NaCl की जगह अगर हम विद्युत अपघट्य की अवस्था चेंज कर लें, जैसे जलीय NaCl, तो जलीय NaCl लेने पर हमें एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। सेकेंड, यदि हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन करें और कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन करें तो यहाँ पर प्लेटिनम एक निष्क्रिय या अक्रिय इलेक्ट्रोड है और कॉपर एक सक्रिय इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा तो प्रोडक्ट अलग बन रहे हैं, कॉपर अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो प्रोडक्ट अलग बन रहे हैं। तो दोनों चीजों को, विद्युत अपघट्य की अवस्था और इलेक्ट्रोड की प्रकृति को हमने एग्जाम्पल द्वारा कंसिडर किया और मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि विद्युत अपघट्य की अवस्था बदलने पर उत्पाद बदलते हैं और इलेक्ट्रोड की प्रकृति बदलने पर उत्पाद बदलते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक अपने समाप्त होता है। मैं सुशील कुमार जहांगीर आपको फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और अभी तक आपने यदि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।